दफन 35। संध्या की सुनहरी रोशनी में द रॉयल राजपुताना हेरिटेज की भव्य इमारत अपनी पूरी शान के साथ खड़ी थी। इसकी संगमरमर की दीवारें हल्की रोशनी में चमक रही थीं और ऊंचाई पर लहराता राजसी ध्वज इसकी गौरवशाली विरासत की गवाही दे रहा था। उसी क्षण मुख्य द्वार के सामने एक गहरे नीले रंग की राजकीय गाड़ी आकर रुकी। उसकी नंबर प्लेट पर एम्बेसी ऑफ इंडिया की पहचान झलक रही थी। ड्राइवर ने तुरंत बाहर निकलकर गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला। गाड़ी से एक गरिमामयी महिला अफसर उतरी। उन्होंने हल्के गुलाबी रंग की औपचारिक साड़ी पहनी थी, जिसे सुनहरे बॉर्डर से सजाया गया था। उनके कदम धीमे लेकिन आत्मविश्वास से भरे हुए थे। जैसे ही उन्होंने अपना सिर उठाया, उनकी आंखें सामने खड़ी भव्य इमारत पर ठहर गईं। कुछ क्षणों तक वे होटल के विशाल द्वार, नक्काशीदार बालकनी और सुनहरी झूमरों को निहारती रहीं। हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे इस भवन की भव्यता को आत्मसात कर रही हों। भारतीय शान, विदेशी धरती पर, उनके मन में ये ख्याल आया और फिर वे आगे बढ़ गईं। दरबानों ने झुककर उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया और होटल के मुख्य द्वार उनकी अगवानी के लिए खुल चुके थे। लंदन के मध्य में स्थित यह भव्य होटल किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान से अधिक भारतीय राजसी विरासत का प्रतीक था। हर कोना शाही वैभव की गवाही दे रहा था। ऊंची छतों पर नक्काशीदार सुनहरी कलाकृतियां, हाथ से बुने हुए राजस्थानी कालीन, दीवारों पर राजस्थान की गौरवशाली गाथाओं की चित्रकारी और प्रवेश द्वार पर झूमर, जिनकी रोशनी फर्श पर सुनहरी आभा बिखेर रही थी। यहाँ कदम रखते ही ऐसा महसूस होता था जैसे कोई किसी आधुनिक राजमहल में आ गया हो। जैसे ही भारतीय अफसर होटल के भव्य प्रवेश द्वार पर पहुंची, पारंपरिक राजस्थानी पोशाक में सुसज्जित दरबानों ने उन्हें आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। अंदर की ओर बढ़ते ही रंग बिरंगे फूलों की सजावट, धीमे बजते शास्त्रीय संगीत और हल्की केसर चंदन की सुगंध ने पूरे माहौल को दिव्यता से भर दिया। अनामिका स्वयं उनके स्वागत के लिए मुख्य हॉल में उपस्थित थीं। उनका व्यक्तित्व हमेशा की तरह गरिमामय और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। नीले रंग की सिल्क साड़ी, कमनीय आभूषण और आंखों में गंभीर परंतु स्नेहमयी चमक उनकी उपस्थिति ही राजसी ठाठ बाट का प्रतीक थी। स्वागत है आपका, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आप यहाँ आई, अनामिका ने सौम्य मुस्कान के साथ कहा और उन्हें भीतर आमंत्रित किया। होटल के भव्य आंतरिक भाग में प्रवेश करते ही भारतीय अफसर ने चारों ओर उत्सुकता से देखा। दीवारों पर उकेरी गई युद्ध की गाथाएं, राजस्थानी पेंटिंग्स, हाथी दांत की कलाकृतियां और पारंपरिक सोने चांदी की कढ़ाई वाले पर्दे, हर चीज भारत की गौरवशाली विरासत को दर्शा रही थी। उन्होंने विस्मय से कहा, ये देखकर गर्व महसूस हो रहा है कि आपने अपने देश की पहचान को विदेशी भूमि में भी जीवंत रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं लंदन में नहीं, बल्कि राजस्थान के किसी शाही महल में खड़ी हूँ। अनामिका ने हल्के से मुस्कुराकर उत्तर दिया, हमारा उद्देश्य यही था कि चाहे हम कहीं भी रहें, अपनी जड़ों को न भूलें। ये होटल केवल व्यवसाय के लिए नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक भी है। यहाँ आने वाले मेहमानों को हम न केवल शाही आतिथ्य प्रदान करते हैं, बल्कि उन्हें भारतीय संस्कृति का वास्तविक अनुभव भी कराते हैं। इसके बाद वे विशेष बैठक कक्ष में पहुंची, जहां एक शाही दावत का इंतजाम किया गया था। दीवारों पर पारंपरिक बंधनवार, मध्यम रोशनी में चमकते झाड़ फानूस और बड़े बड़े नक्काशीदार दरवाजे माहौल को और अधिक शाही बना रहे थे। चांदी की थालियों में केसर मिश्रित चाय, शाही पान, सूखे मेवे और हल्की फुल्की राजस्थानी मिठाइयाँ परोसी गईं। महकती इलायची और केसर के स्वाद ने भारतीय अफसर को गहरे आत्मीय अनुभव से भर दिया। आपने सचमुच राजस्थान की आत्मा को यहाँ जीवित रखा है, उन्होंने प्रसन्न होकर कहा। अनामिका ने विनम्रता से उत्तर दिया, ये सब मेरे परिवार और पूर्वजों की देन है और यह हमारा कर्तव्य भी है और गर्व भी। बैठक के दौरान व्यावसायिक चर्चाएं भी हुईं, जिनमें होटल श्रृंखला के विस्तार और भारत से सांस्कृतिक जुड़ाव बढ़ाने पर चर्चा की गई। भारतीय अफसर ने अनामिका की व्यावसायिक कुशलता और राजसी आतिथ्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। आप जैसे लोग ही भारत का नाम दुनिया में ऊंचा कर रहे हैं। अपने विदेशी
भूमि पर भी अपनी विरासत को जीवित रखा, ये वास्तव में प्रेरणादायक है। अनामिका ने एक सधी हुई मुस्कान के साथ सिर झुकाया। ये हमारे खून में है, राजस्थान सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि हमारी आत्मा है, इसे हम कभी नहीं भूल सकते। बैठक कक्ष के बाहर बड़े झरोखे से लंदन का शहर अपनी तेज रफ्तार से दौड़ता दिखाई दे रहा था, लेकिन इस होटल के भीतर राजस्थान की आत्मा बसती थी, शाही, गरिमामय और भारतीय संस्कृति की पहचान को सहेजने वाली। जाते हुए वह अफसर कहने लगी, रानी साहिबा, ये तो हमारी ऑफिशियल मीटिंग थी, लेकिन इसके बाद हम अपने देश में आपका व्यक्तिगत स्वागत करने के लिए उत्साहित रहेंगे, क्योंकि मैं भी जैसलमेर से ही हूँ। जैसे ही भारत लौटने की बात आई, अनामिका के भीतर कुछ टूटने सा लगा। जैसलमेर का नाम सुनते ही उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। वहां का सुनहरा रेगिस्तान, महल की ऊंची दीवारें, इतिहास की गूंज, सब कुछ उसकी यादों में एक अलग ही रूप में बसा था। लेकिन जल्दी ही अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करती हुई अनामिका कहती है, आपकी तरह हमें भी शिद्दत से इस दिन का इंतजार है। इसके बाद भारतीय अफसर इस स्नेह को हृदय में समेटे वापस चली गई। संध्या की लालिमा धीरे धीरे आकाश पर उतर रही थी। हवाओं में हल्की ठंडक थी, लेकिन नंदिनी का मन किसी अजीब सी गर्मी में सुलग रहा था। वो महल के अपने कक्ष में खड़ी थी, बिल्कुल सजी संवरी, जैसे कोई अनमोल कृति हो। चंपई रंग का भारी लहंगा उसकी छरहरी काया पर फब रहा था। लंबे काले घुंघराले बाल सुगंधित तेल और फूलों से सजे हुए थे, और माथे पर बारीक मोतियों से जड़ी बिंदियां झिलमिला रही थी। पर उसकी आंखों में केवल श्रृंगार की झलक नहीं थी, वहां कुछ और था, एक अजीब सा भय, एक अधीरता, जो उसकी हर हरकत में झलक रही थी। कमरा भव्य तरीके से सजाया गया था। मोमबत्तियों की रोशनी हर कोने को हल्के सुनहरे रंग में नहला रही थी। गद्दियों पर नर्म रेशमी चादरें बिछी थीं, पर्दे हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे। महकते हुए गुलाबों की पंखुड़ियां जमीन पर बिखरी थीं, और पीतल के दियों से छनकर आती रोशनी पूरे माहौल को मदहोश कर रही थी। नंदिनी पूरे कमरे को संवारने में इतनी तल्लीन थी मानो यह कोई रस्म हो, कोई अनिवार्य कर्म जिससे कुंवर सा प्रसन्न होंगे। वो हर चीज को अपनी जगह पर ठीक से जमाती, कभी दियों को ठीक करती, कभी फूलों को सही से रखवाती, तो कभी कालीन को झाड़ने का आदेश देती। नौकर चाकर भी उसकी तीव्रता से घबरा गए थे। जल्दी करो, सही से करना, कोई भी चीज इधर उधर नहीं होनी चाहिए, उसने एक सेविका को डपटते हुए कहा। उसकी आवाज में प्रेम भी था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा भय। आंखों में एक अजीब सा साया था, कहीं कुंवर सा नाराज न हो जाएं, कहीं उनकी पैनी नजरें कोई कमी न पकड़ लें। एक नौकर ने जब थोड़ा धीमेपन से काम किया, तो नंदिनी ने झट से उसे टोका, अगर कुंवर सा को ये पसंद नहीं आया, तो सोच भी सकते हो क्या होगा। नौकर ने सिर झुका लिया और तेजी से अपने काम में लग गया। पर इस भय में ही एक आकर्षण भी छिपा था, एक अधीरता, जो उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। वो खुद को हर 2 मिनट में आईने में देखती, गहनों को संवारती, माथे की बिंदिया को ठीक करती। कभी अपने कंगनों को हिलाकर देखती कि वे सही से छनक रहे हैं या नहीं, तो कभी अपनी चूड़ियों को सीधा करती। उसकी नज़र बार बार दरवाजे की ओर उठ जाती। कुंवर सा आएंगे तो, ये सोचते ही उसकी सांस तेज हो जाती। हल्की घबराहट, हल्का रोमांच। कभी वह खुश हो जाती, कभी वह कांप जाती, क्योंकि उसका प्रेम आदर से भरा था, लेकिन भय से भी। वह चाहती थी कि कुंवर सा उसकी ओर देखकर मुस्कुराएं, पर डरती भी थी कि कहीं उनकी आंखों में असंतोष न झलक जाए, और इसी इंतजार में उसकी हर धड़कन तेज हो रही थी। कमरे में हर कोना चमक रहा था, दियों की हल्की रोशनी हवा में लहराते पर्दों पर एक सुनहरी छटा बिखेर रही थी। नंदिनी अभी भी आईने के सामने खड़ी थी, अपनी बिंदी को बार बार ठीक कर रही थी, कंगनों को संवार रही थी, और फिर से पूरे कमरे पर नजर डाल रही थी। उसका दिल धड़क रहा था, मानो किसी परीक्षा की घड़ी आ पहुंची हो। तभी कमरे के दरवाजे पर हल्के कदमों की आहट हुई। नंदिनी तुरंत पलटी। सामने अनामिका खड़ी थी, गहरे नीले रंग की साड़ी में, चेहरे पर वही शांत,
समझदार मुस्कान लिए हुए, जिसे देखकर हमेशा अपनापन महसूस होता था। अनामिका भाभीसा ने कमरे में चारों तरफ देखा। नंदनी पूरी तरह से राजस्थानी पारंपरिक कपड़ों में थी। फिर नंदनी की ओर मुड़कर मुस्कुराई। वाकई कमरा बहुत खूबसूरत लग रहा है, नवल आएंगे तो खुश हो जाएंगे। नंदनी ने धीरे से सिर झुका लिया, पर उसके होंठों पर कोई जवाब नहीं आया। उसके हाथ अभी भी घबराहट में अपनी चूड़ियां घुमा रहे थे। अनामिका उसके पास आई और हल्के से उसके सिर पर हाथ फेरा। इतना क्यों घबरा रही हो नंदनी? तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। नंदनी ने की ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ सवाल थे, कुछ उलझने। वह धीरे से बोली, भाभीसा, मैं चाहती हूँ कि कुंवर सा खुश रहे, मैं नहीं चाहती कि उन्हें किसी भी चीज से असंतोष हो। अनामिका मुस्कुराई, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की चिंता भी थी। उन्होंने नंदनी के हाथ को अपने हाथों में लिया और कोमल स्वर में कहा, प्रेम में इतनी घबराहट ठीक नहीं। नंदनी, जब तुम इतनी लगन से हर चीज सजा रही हो, खुद को संवार रही हो, तो वो कैसे नाराज हो सकते हैं? नंदनी ने एक हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। अनामिका ने धीरे से उसके गाल थपथपाए और कहा, बस अब और कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं, बैठो, सांस लो और मुस्कुराओ। जब नवल आएंगे तो उन्हें उनकी वही नंदनी चाहिए होगी, जो बस नंदनी है, जो अपने प्रेम में निडर है, न कि किसी परीक्षा में खड़ी परीक्षार्थी। नंदनी ने उनकी बात सुनी और पहली बार थोड़ा सहज महसूस किया, पर भीतर कहीं एक सवाल अभी भी था, क्या सचमुच कुंवर सा खुश होंगे? पर अब इंतजार का समय था। दरवाजे की ओर उठती हर आहट दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। नंदनी के कमरे से बाहर निकलते ही अनामिका के चेहरे से मुस्कान जैसे कहीं खो गई। जो सौम्यता कुछ क्षण पहले तक उसके चेहरे की शोभा बढ़ा रही थी, अब उदासी में बदल गई थी। उसकी चाल धीमी हो गई और आंखों में एक थकान भरी नमी उभर आई। महल के गलियारों में चलते हुए भी उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन था। दिन भर वह अपने चेहरे पर मुस्कान सजाए रखती थी, अपने रानी साहिबा होने का फर्ज निभाती थी। पूरे परिवार, नौकर चाकर और महल के लोगों के सामने उसे मजबूत और सशक्त दिखना पड़ता था, क्योंकि उसे सबको संभालना था। लेकिन जब वह एकांत में होती, तब वह मुस्कान कहीं खो जाती। धीरे धीरे चलते हुए वह अपने कक्ष में पहुंची, लेकिन मन बेचैन था। वो कुछ पल वहां बिस्तर का टेक लिए खुद को संभालती है, फिर उसने करवट ली और बिना कुछ कहे अपने कमरे से बाहर निकल आई। उसकी मंजिल थी रुद्र। राजमहल के एक कोने में स्थित एक विशेष कक्ष में रुद्र अपनी व्हीलचेयर पर बैठे ऑफिस के कागजात देख रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन जैसे ही अनामिका कमरे में दाखिल हुई, उनकी नजरें अपनी पत्नी के उतरे हुए चेहरे पर टिक गईं। अनामिका धीरे से आगे बढ़ी, उनकी व्हीलचेयर के पास बैठी और सिर उनके घुटनों पर टिका दिया। एक गहरी सांस लेते हुए उसकी आंखें नम हो गईं। रुद्र ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा, जैसे बिना कहे ही उसके मन की पीड़ा समझ गए हों। कुछ देर की शांति के बाद अनामिका ने धीमे स्वर में कहा, नंदनी की हालत देखकर मन बहुत भारी हो जाता है। रुद्र जी, वह हर दिन नवल सा के लौटने की राह देखती है। वर्षों हो गए, लेकिन नवल को जैसे कोई परवाह ही नहीं, न एक संदेश, न कोई खबर, अपने बेटे तक की खबर नहीं लिया। क्या यह उचित है? रुद्र ने गहरी नजरों से अपनी पत्नी को देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ उसका सिर सहलाने लगे। उनके स्पर्श में सांत्वना थी, लेकिन उनके पास भी इस सवाल का कोई उत्तर नहीं था। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना न भूलें। धन्यवाद।